बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में सुरक्षा की चूक के मामले पर बोले राहुल गांधी, बेरोजगारी और महंगाई को बताया घटना की वजह। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के 10 दिन बाद मीडिया के सामने आए धीरज साहू। तल्खियों को पीछे छोड़ अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का दिया ऑफर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। अब खबरें विस्तार के साथ। लोकसभा में सुरक्षा की चूक के मामले पर राजनीति थम नहीं रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि ये घटना बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई है। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन का 1 या 2 नहीं बल्कि 7 स्मोक केन लेकर आए थे। पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया है कि आरोपियों ने संसद के आसपास से इलाके की गूगल के जरिए रेकी की थी। वह लोग कई चीजों से वाकिफ थे। यही नहीं, संसद का सिक्योरिटी अरेंजमेंट पता करने के लिए उन्होंने पुराने वीडियोस भी देखे थे। इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी 6 दिसंबर से शुरू हुई थी, जो 15 दिसंबर को खत्म हो गई। बता दें कि 10 दिनों तक झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में की गई छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। इस छापेमारी के 10 दिन बाद धीरज साहू शुक्रवार को मीडिया के सामने आए और कहा कि ये सारा पैसा उनका नहीं बल्कि उनके परिवार और फर्म का है। वे हर चीज का हिसाब देंगे। धीरज ने यह भी कहा कि इस पैसे का कांग्रेस या किसी और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल बरामद नोटों को बौलांगीर और संबलपुर स्थित स्टेट बैंक में जमा करा दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ तल्खियों को पीछे छोड़कर अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे का ऑफर दिया है। दिल्ली में हुई संगठन बैठक में अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को यूपी में हैसियत के हिसाब से सीट देंगे। शर्त रखी कि जहां भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा होगा या क्षेत्रीय समीकरण उनके पक्ष में होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। अखिलेश के इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इससे साफ है कि इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 65 और 15 के फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सीट बंटवारे में करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अलग अलग तरीके की बयानबाजी होना तेज हो गई थी। फिलहाल अखिलेश यादव ने खुद बयान देकर इस सीट बंटवारे की संख्या पर विराम लगाया था, लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया था कि वे उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे का नेतृत्व जरूर करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि फोर्स नक्सलियों के कोर इलाके में घुसी। नक्सली कमांडर दिनेश मोडियम और दुलाकारम की टीम के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई। हालांकि फोर्स को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले और जवानों ने कैंप ध्वस्त कर दिए। मौके से विस्फोटक समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली कमांडर और गंगालूर एरिया कमेटी का सचिव दिनेश मोडियम गंगालूर एलओएस कमांडर दुलाकारम पेदा कोरमा के जंगल में है। मुखबिर की इस सूचना के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर और कोबरा बटालियन के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया था। रात भर सर्चिंग के बाद जवान सुबह नक्सलियों के इसी कोर इलाके में घुसे। जवानों को आता देख नक्सलियों ने फायर खोल दिए, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक मुठभेड़ हुई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग निकले, जिसके बाद जवानों ने नक्सली कैंप को भी ध्वस्त कर दिया। फिलहाल जवान अभी मौके पर ही मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कामकाज संभालने के कुछ ही घंटे के भीतर पेपर लीक की जांच के लिए सिट का गठन करने का फैसला किया है। सीएम भजनलाल ने कहा कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाई जाएगी। भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ही हमने पेपर लीक की जांच के लिए सेट बनाने का फैसला किया है। सीएमओ में अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में भजनलाल ने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध को खत्म करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त
नहीं किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने पहले ही दिन अपराधों के प्रति कठोर रुख अपनाने की बात कही है। सीएम ने यूपी की तर्ज पर अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई के भी इशारे में संकेत दे दिए हैं। भजनलाल ने कहा कि हम हमारे घोषणा पत्र के आधार पर काम करेंगे। हम उन मुद्दों को हल करेंगे जिनसे जनता त्रस्त थी। अंतिम व्यक्ति का सहारा बनने के लिए काम करेंगे। अंत्योदय की भावना के साथ काम करेंगे। महिलाओं के लिए जिस तरह का काम पीएम ने किया है वैसा ही हम भी करेंगे। हमारी सरकार महिला और बालिका अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिलाओं को सुरक्षा देना प्राथमिकता रहेगी। कानून व्यवस्था सही करना और करप्शन मिटाना भी सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। सीएम ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मिटाने के लिए संकल्पित है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पिछली सरकार में प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त रही है। अब जनता को इस समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों के लंबित प्रकरणों का संवेदनशीलता से निपटारा होगा और आम आदमी का आत्मसम्मान बरकरार रहे इस भावना से काम होगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में महिला सुरक्षा प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा है। प्रदेश की महिलाओं में सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को पूरी तरह खत्म करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए ताकि प्रदेश की मातृशक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके साथ ही असामाजिक और आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी अपराधों की पूर्णतः रोकथाम की जा सके। छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। विधानसभा का सत्र 19 से 21 दिसंबर के बीच होगा। इस दौरान नेताम नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वही विधानसभा के अफसर शीतकालीन सत्र की तैयारी में जुटे हुए हैं। रामविचार नेताम ने बताया कि संगठन की ओर से ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। संगठन तय करता है कि किसे कौन सी भूमिका दी जाए। बता दें कि रामविचार नेताम सरगुजा के रामनुजगंज से विधायक चुने गए हैं। वे रामनुजगंज विधानसभा से 6वीं बार के विधायक हैं। इससे पहले वह विधानसभा से 4 बार और रामनुजगंज विधानसभा से 1 बार विधायक व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। रामविचार नेताम राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के बड़े आदिवासी चेहरा हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में समैन गांव पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बल्बी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि देवेंद्र बल्बी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव समैन पहुंचे थे। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल की अगुवाई में ग्रामीण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर काले झंडे लेकर खड़े हो गए। जैसे ही मंत्री आए तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। बता दें कि सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह गिल समैन गांव के सरपंच भी हैं। उन्होंने कहा कि जब से सरपंचों का आंदोलन शुरू हुआ है तभी से वे लगातार कहते आए हैं कि मंत्री बबली उनके गांव में ना आए। कुछ माह पहले भी जब मंत्री बबली का किसी ग्रामीण द्वारा स्वागत समारोह रखा गया था तो उसका विरोध शुरू हो गया था और कार्यक्रम को दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ा था। आज फिर गांव में बबली के पहुंचने पर विरोध हो गया। विरोध की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात कर दिया गया था। कार्यक्रम में जाने वाले हर व्यक्ति को चेकिंग के बाद एंट्री दी गई। वही देवेंद्र बबली ने कहा कि कुछ लोग अपने आप को हर समय हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास मोदी की गारंटी है। यदि कोई मुद्दा है तो संविधान ने आवाज उठाने का हक दिया है, लेकिन इस प्रकार दबंगता ना दिखाएं। गाँव को विकास के मामले में आगे बढ़ाएं। गाँव समैन में पहले से ही 2.5 करोड़ आया हुआ है और जल्द ही 3 करोड़ और आने हैं, इसलिए विकास को रोकना सही बात नहीं है। जननायक जनता पार्टी के मंत्री अनूप धानक और पार्टी विधायक जोगीराम सिहाग आईएनएलडी विधायक अभय चौटाला को दिए गए विशेष अधिकार नोटिस मामले में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। राज्य मंत्री अनूप धानक और जजपा विधायक जोगीराम सिहाग ने अभय चौटाला द्वारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर कई गंभीर आरोप लगाने पर ये नोटिस दिया था। अब ये मामला की जाँच हरियाणा विधानसभा की विशेष अधिकार समिति के सामने साक्ष्य देने के लिए पेश नहीं हो रहे हैं।
धानक और सिहाग दोनों को 2 अगस्त, 18 अक्टूबर, 8 नवंबर को मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे समिति के सामने उपस्थित नहीं हुए। जांच समिति के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के विंटर सेशन से पहले दिन सदन को बताया कि 6 दिसंबर को हुई बैठक में दोनों को 27 दिसंबर को साक्ष्य देने का आखिरी मौका देने का निर्णय किया गया है। गुप्ता ने सदन को बताया कि समिति ने सिफारिश की कि सदन को अंतिम रिपोर्ट देने का समय अगले सत्र की पहली बैठक तक बढ़ाया जाए, जिसके बाद सदन द्वारा कमेटी को इसके लिए अनुमति दे दी गई। राजस्थान में अगले सप्ताह के आखिरी दिनों में बारिश होने की संभावना है। एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में एक्टिव होगा, जिससे उत्तर पश्चिम राजस्थान में मौसम बदल सकता है। इस सिस्टम के हटने के बाद 26-27 दिसंबर से राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी जयपुर में आज तापमान कल के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 11 पर आ गया। यहाँ सुबह शाम तेज सर्दी रहती है, जबकि दिन में तेज धूप रहने से लोगों को राहत मिलती है। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं राज्य के अन्य शहरों में आज न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। माउंट आबू के बाद दूसरा सबसे ठंडा इलाका सीकर का फतेहपुर और हनुमानगढ़ एरिया रहा। फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 5.9, जबकि हनुमानगढ़ में 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर में आज न्यूनतम तापमान 10.6, जबकि बीकानेर, पाली में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सबसे कम सर्दी डूंगरपुर में रही, जहां का न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।